हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल मास्टर के इस चैनल पे। बच्चों, फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं जो क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं बच्चों, और इसका आंसर दिखने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए बच्चों। तो देर न करते हुए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, और आप लोग पहले की तरफ फिर भी आप कमेंट में इसका जवाब यानी कि आंसर देते रहिए। तो बच्चों देर न करते हुए क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक में, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि भगत सिंह को, और बी में कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को, और सी में कह रहा है सैफुद्दीन किचलू को, और डी में कह रहा है लाला लाजपत राय को। तो बच्चों आंसर जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं बच्चों, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर अंत तक देखिएगा बच्चों, आप लोगों को कोई रटने और याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो शेर ए पंजाब के नाम से देखिए बच्चों, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है बच्चों। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के 3 सदस्यों में से एक थे बच्चों। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर बच्चों हम लोग ध्यान देंगे और विस्तार पूर्वक जानने का कोशिश भी करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर ध्यान देते हैं बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। बच्चों क्वेश्चन देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, और सी में कह रहा है बच्चों क्रांतिकारी मोर्चा, और बी में कह रहा है आज़ाद हिंद फौज, और डी में कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बच्चों इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो बच्चों 3 मई 1939 से ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। बच्चों कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो ए में देखते हैं बच्चों, ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और सी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, और डी में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। बच्चों हम लोग बहुत मेहनत से इस ऑब्जेक्टिव को ढूंढ कर और लिख कर और आप लोग के पास पहुंचाते हैं। तो लाइक और शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भी भेज कर सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बच्चों जानते हैं। देखिए बच्चों दरअसल यूपी के इलाहाबाद में
14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। ठीक है बच्चों, बहुत लगाव था किनको जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। भारत में 1974 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को, बच्चों कितने नवंबर को बच्चों? 20 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है बच्चों, तो वही 14 नवंबर किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बच्चों कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया बच्चों? तो ए में कह रहा है 1940 में, बी में कह रहा है 1942 में, और सी में कह रहा है 1944 में, और डी में कह रहा है 1946 में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको जानने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो बच्चों कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था बच्चों। कि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो मार्च 1946 में भारत आया था। कब आया था बच्चों? तो 1946 में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है 1885, और बी में कह रहा है 1906, और सी में कह रहा है 1915, और डी में कह रहा है 1919। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी बच्चों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, फटाक ध्यान देते हैं। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बच्चों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बच्चों ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए में 1905 में, और बी में 1906 में, और सी में कह रहा है 1911 में, और डी में कह रहा है 1914 में। तो बच्चों बंगाल विभाजन जो हुआ था बच्चों, इसके बारे में भी कुछ हम लोग नॉलेज हासिल कर लेते हैं। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी बच्चों मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार बच्चों बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया।
यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों, ये इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, यानी कब हुआ था, तो 1905 में बच्चों हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इन किसने दिया था बच्चों। 7 नंबर, बहुत जितने भी बच्चों हम ये अब क्वेश्चन करा रहे हैं, तो VVI बच्चों, यह VVI क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और सी में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, और डी में कह रहा है भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों इसका आंसर हम लोग देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है बच्चों। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था बच्चों। 1900 यानी कि यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं बच्चों। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा राइट यानी कि हो जाएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री होगा। ठीक है बच्चों, यानी 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। इनमें से भारत का बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 नंबर कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। इनमें से जो ऑप्शन दिया है 4 गो, इनमें देखते हैं कि कौन होता है हमारा। यानी ए में कह रहा है वंदे मातरम, और सी में कह रहा है सारे जहां से अच्छा, और बी में कह रहा है जन गण मन अधिनायक, और डी में कह रहा है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, जान लेते हैं। जन गण मंगलदाय दायक जय है भारत का भाग्य विधाता। यही है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं, किताब में हम लोग पढ़े हैं पहले से ही, और किताब के पीछे रहता है बच्चों। यानी कि इसका राइट और करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि जन गण मन अधिनायक। यही हमारा बच्चों भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 9 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का बच्चों, राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते ही होंगे बच्चे, यानी कि प्रारंभिक जीवन इनका, राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों कि राजेंद्र प्रसाद का प्रारंभिक जीवन का यानी कि इनके जन्म जो हुआ था बच्चों राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले अब सिवान में है बच्चों के जीरादेई नामक गांव में हुआ था बच्चों। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे, एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है बच्चों कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी बच्चों हम बताए थे, यानी ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है छपरा में, बी में कह रहा है सिवान, और सी में कह रहा है जीरादेई,
और बच्चों डी में कह रहा है गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर हम अभी बच्चों बताए थे कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों, यानी कि जीरादेई में हुआ था, जिसको अब हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग सिवान के नाम से भी जानते हैं बच्चों। सिवान के यानी कि मैं सिवान में पड़ता है, ये जो सारण जिले के, अब सारण जिला में पड़ता है जो सिवान है। और इनका कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों कहाँ हुआ था, जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, भारत का संविधान कब लागू हुआ। बच्चों ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बच्चों ए में कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, और बी में कह रहा है 20 नवंबर 1949 को, और सी में कह रहा है 20 नवंबर 1950 को, और बच्चों डी में कह रहा है 20 जनवरी 1949 को। तो बच्चों भारत का संविधान जो लागू हुआ था बच्चों, भारत का संविधान, यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है बच्चों, जिसे बच्चों हम लोग, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को परिवृत हुआ। यानी कि ऑप्शन इसका राइट जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को हुआ था बच्चों, यानी कि आने वाला है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। बच्चों कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन को, बी में कह रहा है विदुर को, और सी में कह रहा है भीष्म को, और डी में कह रहा है पांडु को। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता था बच्चों, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता था, यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भीष्म को कहा जाता है, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता था बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बच्चों कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में देखिए बच्चों कह रहा है लुम्बिनी में, और बी में कह रहा है बोध गया, और सी में कह रहा है सारनाथ, और डी में कह रहा है कुशीनगर। तो बच्चों यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बच्चों, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश किया बच्चों। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। यानी कि उन्होंने यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा, बोध गया में उनको प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बच्चों वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, स्तूप संबंधित है, यानी स्तूप जो है, स्तूप ये किससे संबंधित है। तो बच्चों हम स्तूप के बारे में कुछ जान लेते हैं कि भाई स्तूप होता क्या है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है बच्चों, स्तूप का धर्म जो है कह रहा है स्तूप से संबंधित कौन है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप गोल टीले के आकार की संरचना होती है। स्तूप का प्रयोग बौद्ध धर्म के संबंधित अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था बच्चों। ठीक है, प्राचीन काल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य अशोक ने अनेक स्तूप
का निर्माण करवाया था बच्चों। ठीक है, तो यानी कि बिना देखे हम लोग यानी कि ऑप्शन को देखे, यानी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और सिख धर्म से। तो इसका अभी हम तुरंत इसका आंसर बताए थे बच्चों कि स्तूप का संबंध जो था बच्चों वो बौद्ध धर्म से था। बौद्ध, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध जो है बच्चों वो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं इसका। कह रहा है ए में लुम्बिनी, बी में कह रहा है पावापुरी और सी में कह रहा है कुंडलवन यानी कि वैशाली और डी में कह रहा है सारनाथ। तो बच्चों इनके बारे में भी जान लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और कौन भगवान महावीर के आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों, और कब हुआ था इनका जन्म, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल, ठीक है बच्चों, चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था बच्चों। ठीक है, तो इनका जो जन्म जो हुआ था बच्चों अभी हम बताए हैं बच्चों। भगवान महावीर का जन्म ईसा मसीह जो है ईसा से 599 वर्ष पहले कहाँ हुआ था, वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम। तो यही ऑप्शन हमारा जो बच्चों राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। वैशाली यानी कुंडल वन में हुआ था बच्चों, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वैशाली का ये या कुंडल ग्राम कुंडलौ का ये यानी कुंडल ग्राम कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि कुष्ठ में हम वैशाली अब कहते हैं, फिलहाल में वर्तमान में हम इसको वैशाली भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि अकबर जो था, अकबर मुगल बादशाह जो था अकबर, तो कह रहा है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है बीरबल, बी में कह रहा है मान सिंह और सी में कह रहा है टोडरमल और डी में कह रहा है अब्बुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों जान लेते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं बच्चों। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे बच्चों। अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के बच्चों क्या थे, तो वित्त मंत्री थे। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे बच्चों। यानी कि इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों टोडरमल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। टोडरमल हो अकबर का वित्त मंत्री जो थे बच्चों वो टोडरमल जी थे। ठीक है, ऑप्शन ई सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन अकबरनामा की रचना किसने की। बच्चों कह रहा है कि अकबरनामा जो बुक लिखा गया था, जो फारसी में लिखा गया था, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो बच्चों ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होता है करेक्ट, और करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों क्या हो रहा है। इसका करेक्ट जो देखते हैं कि ऑप्शन ए में कह रहा है अमीर खुसरो और बी में कह रहा है
अलबरूनी, और सी में कह रहा है इन बतूता, और डी में कह रहा है अबुल फजल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जानने से पहले बच्चों इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बच्चों यह अकबर की जीवनी है। अकबरनामा जो है बच्चों यह अकबर की जीवनी है, जीवनी कथा है। ठीक है, इसको आइन ए अकबरी भी कहते हैं बच्चों। ये जो अकबरनामा जो है बच्चों इसको आइन ए अकबरी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके रचनाकार अबुल फजल थे। जिनके रचनाकार कौन थे बच्चों? अबुल फजल थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि इसका जो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। अबुल फजल अकबरनामा की रचना करने यानी कि लिखने वाले, रचना करने वाले अबुल फजल थे। ठीक है बच्चों, और यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है बच्चों, और अकबरनामा को हम लोग बच्चों आइन ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, और यह अकबरनामा जो लिखा गया है किन पर लिखा गया है बच्चों? तो अकबर की जीवनी यह कथा है, अकबर के जीवन पर लिखा हो गया यह अकबरनामा बुक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? यानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों कि इसका ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है बलबन, और बी में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, और सी में कह रहा है अलाउद्दीन खिजली, और डी में कह रहा है अकबर। तो बच्चों इसके यानी कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी यानी कि राजधानी परिवर्तित की। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए, ये जो शहर है दिल्ली यानी कि दौलताबाद जो है बच्चों, ये जो शहर है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। ठीक है बच्चों, और दौलताबाद की सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ा था। यहाँ से पूरे भारत प्रशासन किया जा सकता था। इसी कारणवश बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था, लेकिन वहाँ की खराब स्थिति तथा आम लोगों की तकलीफों के कारण बच्चों उसे कुछ वर्षों बाद राजधानी पुनः दिल्ली लानी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट जो बच्चों हमारा आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारा, यानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी, तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर होगा बच्चों ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों ताजमहल तो आप लोग देखे हैं, बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है, माशाल्लाह देखने लायक है। फिर भी इसमें कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों। कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों सोन, बी में कह रहा है यमुना, और सी में कह रहा है गोमती, और डी बच्चों दिया ही नहीं है, यानी कि मिस्टेक से छूट गया है टाइपिंग करते समय। तो बच्चों देखते हैं इसी में तीनों में से एक हमारा आंसर है।
तो बच्चों इसके बारे में भी जान लेते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों कि ये ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना के नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसने राज कब तक किया था, यानी कि शाहजहां कब आया और कब यहाँ से उनका यानी कि जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ? तो 1628 से और 1658 तक उसने यहाँ पर शासक किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन यहाँ पर किया है। ठीक है बच्चों, और यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी होगा, यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है। और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ए में कह रहा है शाहजहां, बी में कह रहा है औरंगजेब, और सी में कह रहा है मोहम्मद शाह, और बच्चों डी में कह रहा है बहादुर शाह जफर। तो बच्चों इसका भी हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं, यानी कि इसके बारे में कुछ भी जान लेते हैं बच्चों। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बहादुर शाह द्वितीय, या कहा जाए तो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1837 से 1857 तक राज किया है, शासन किया यहाँ पर। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर 20 क्वेश्चन इसमें करने वाले थे बच्चों। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो डालने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और हमारे वीडियो को आप देख सकें और पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और यहाँ तक देखने के लिए हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ तक देखे हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका चैप्टर 3 हम जल्द ही लोड करेंगे, अपलोड करेंगे यहाँ पर। और अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बच्चों, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? यानी भारत में मुगल वंश का स्थापना करने वाला कौन था? ए में कह रहा है बच्चों बाबर, बी में कह रहा है हुमायूं, और सी में कह रहा है अकबर, और बच्चों डी में कह रहा है जहांगीर। डी में कह रहा है बच्चों जहांगीर। तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, सबके बारे में जान लिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ बच्चों। मुगल साम्राज्य जो था वो कब शुरू हुआ था? 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो वो बाबर था। ठीक है बच्चों, और अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। अधिकतर मुगल शासक कौन थे बच्चों? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासक 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हो गया था बच्चों? समाप्त हो गया था।
और बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था बच्चों। अपने भारत पर वो 1526 से 1530 तक यहाँ पर बाबर ने शासक किया था, यानी कि राज किया था बच्चों। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बाबर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके कमेंट में जो लिखना हो लिख दीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।